हेलो एवरीवन, मेंटन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। इकोनॉमी की जो अपनी क्लासेस चल रही थी उसके अंदर शेयर मार्केट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अगर प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। इससे पहले बजट कवर किया था, बजट के बाद में हमने बजट इस साल का बजट क्या वो भी देखा था, और फिर उसके बाद इन्फ्लेशन है आपका। इन्फ्लेशन के बाद में हमने जीडीपी के बारे में जाना, और उसके बाद अपन शेयर मार्केट की बात की। शेयर मार्केट की ये सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास के अंदर हमने इससे पहले क्या रिवाइज किया थोड़ा सा उसको देख लेते ताकि आइडिया रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। सबसे पहले यदि आप इसकी बात करो शेयर मार्केट की, तो हमने देखा कि दो प्रकार के मार्केट होते हैं। कितने प्रकार के? दो मार्केट। कौन से? एक होता है कैपिटल मार्केट और दूसरा होता है आपका मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होता है? वो मार्केट जहां से एक साल से लंबी अवधि के लिए आप पैसे का प्रबंध करते हो, और मनी मार्केट वो होता है जहां पर आप एक साल से कम अवधि का पैसे लेने का प्रबंध करते हो। बेसिकली जो मनी मार्केट होता है उसके अंदर जो उसका कंट्रोल होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है, जबकि जो आपका कैपिटल मार्केट है इसके अंदर आपके पास तीन ऑप्शन है, एक शेयर, एक डिबेंचर, एक बॉन्ड। इन तीनों के माध्यम से यदि आप पैसे प्राप्त करते हो तो उसको हम किस में रखते हैं? उसको हम रखते हैं कैपिटल मार्केट। इसीलिए बेसिकली हम शेयर मार्केट पढ़ने से पहले इनका डिफरेंस देख रहे हैं। इसको डिटेल में मैंने बताया था। और जो आपका कैपिटल मार्केट है इसको रेगुलेट करने का प्रयास कौन करता है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। डन, आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा क्या देखा? इसके अंदर देखा हमने कि इसको रेगुलेट करने वाली बॉडी कौन सी? किसको? स्टॉक मार्केट को। तो स्टॉक मार्केट को जो रेगुलेट करने वाली बॉडी है वो आपकी सेबी है। और सेबी की स्थापना कब हुई? सेबी की स्थापना हुई थी 1988 के अंदर। कब हुई? 1988 के अंदर। तो सर 1988 के अंदर हुआ, लेकिन हम जनरली जानते हैं कि सेबी की स्थापना तो 1992 में हुई। तो बेसिक डिफरेंस ये है, हमने बना तो दिया था 1988 में, लेकिन 1991 में आप जानते हैं कि एलपीजी के रिफॉर्म्स आए, कुछ समस्याएं आई, और स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ स्कैम्स बाहर आने लगे। तब ये रियलाइज किया गया कि हमको एक सेबी को कोई ना कोई लीगल बैकिंग देनी पड़ेगी, उसे एक वैधानिक दर्जा देना पड़ेगा, उसके लिए कानून लेके आना पड़ेगा, और सेबी के हाथ और पांव दोनों मजबूत करने पड़ेंगे। ऐसा करने के लिए 1992 के अंदर हमने इसको वैधानिक दर्जा दिया, और 1991 के अंदर हमारे रिफॉर्म्स आए थे, एलपीजी रिफॉर्म्स, उसकी हमने ऑलरेडी बात करी थी। अब सेबी के जो वर्तमान चेहरे हैं उनका नाम जरूर याद रखना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है तुहिन कांत पांडे। इससे पहले मधुरिमा मैम थी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब इसी के साथ जो आपका कैपिटल मार्केट है उसके दो भाग हैं, एक प्राइमरी था, एक सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर आपका आईपीओ आता है, आपका एफपीओ आता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, फिर आपका राइट इश्यू आता है। ये तीनों चीजें ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। जब आप सेकेंडरी मार्केट की बात करते हो तो सेकेंडरी मार्केट को हम जो वर्तमान में शेयर मार्केट कहते हैं वही आपका सेकेंडरी मार्केट है। और इस सेकेंडरी मार्केट के लिए हमारे पास दो एक्सचेंज है। एक एक्सचेंज आपकी बीएससी है, दूसरी आपकी एनएससी। बीएससी क्या है सर? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। स्थापना कब हुई? 1875 में। ये सबसे पुरानी है, ना सिर्फ भारत की बल्कि एशिया। इसके साथ जो आपकी दूसरी एक्सचेंज है एनएससी, इसको कब बनाया आपने? 1992 में। क्यों बनाया? बहुत लोड था बीएससी के ऊपर, और देखा गया कि पेपर का काम ज्यादा होता है बजाय कि डिजिटल के। तो पहली बार हमने एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज बनाई जिसका नाम क्या रखा? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आज बहुत अच्छा ट्रेड होता है इसके ऊपर। मतलब कि अगर पैसों की बात की जाए कि ज्यादातर पैसों का व्यापार किसमें होता है? एनएससी में। और ज्यादा लोग जो व्यापार करते हैं वो किसमें? बीएससी में। बेसिक डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सर हमने क्या देखा? इसके बाद हमने देखा यदि हम स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, एक्सचेंज की डिटेल, फिर इस शेयर मार्केट का क्या महत्व है। तो शेयर मार्केट क्या है? लंबी अवधि के लिए, क्योंकि ये कैपिटल मार्केट का भाग है, और कैपिटल मार्केट काम क्या है? एक साल से लंबी अवधि के लिए पैसे का प्रबंध करवाना। तो बेसिकली जो आपकी दीर्घकालीन पूंजी की आवश्यकताएं होती हैं उसको पूरा कौन करता है? आपका शेयर मार्केट करता है। नंबर दो, ना सिर्फ ये भारत के आर्थिक विकास का सूचक भी है और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन भी देता है। दोनों चीज, अगर हमारा इंडेक्स है, अगर वो अच्छी ऊंचाइयों पे चल रहा है, बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं क्या है? एक अच्छा इंडिकेटर है। और ये हमारी जो सेविंग्स होती है उसको क्या करता है? इन्वेस्टमेंट में बदलता है। और लास्ट पॉइंट है कि भाई अब शेयर मार्केट में कोई निवेश करता है तो रिस्क ले रहा है, तो उसको क्या होता है? प्रॉफिट की संभावना भी ज्यादा होती है, लेकिन साथ में उसको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए इससे थोड़ा सा संभल के भी चलना चाहिए, काम करना चाहिए इसके अंदर, लेकिन उससे पहले जानकारी लेनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन है तो आप शेयर मार्केट में काम करो तो बहुत अच्छी बात है। अब इस शेयर मार्केट के दो इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं या सूचकांक है जो हमको दिखाते हैं कि भारत की कंपनियों की वित्तीय स्थिति कैसी। हमने क्या बोला अभी? शेयर मार्केट हमारे भारत की आर्थिक विकास की गति और उसका एक सूचकांक भी उसको दिखाता है कि भारत कैसे गति कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। कैसे मालूम चलेगा? जैसे मैंने आपको दो एक्सचेंज बताई, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो हमारे भारत के दो मेन सेंसेक्स के मतलब दो इंडिकेटर है, एक का नाम सेंसेक्स है, दूसरे का नाम क्या है? निफ्टी। सेंसेक्स क्या है?
जो आपकी पुरानी वाली एक्सचेंज थी, कौन सी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो उसके जो आपकी 30 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, यानी भारत की 30 बड़ी कंपनियां कौन सी है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट, उन 30 कंपनियों की पूंजी कितनी है, उस पूंजी के कितना बदलाव हो रहा है प्लस में माइनस में, वो दिखाने का काम आपका सेंसेक्स करता है। तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सबसे 30 बड़ी कंपनियों का जो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको ये दिखाता है। और इसका फुल फॉर्म क्या है सेंसेस का, इसको सेंसिटिविटी इंडेक्स कहते हैं। कितनी गति हो रही है, कितनी कमी हो रही है, वो हमको यहाँ पे मालूम है। दूसरा सूचकांक कौन सा है, निफ्टी। निफ्टी के अंदर 50 कंपनियां, 50 कंपनियां कौन सी, भारत की कंपनियां, और ये कंपनियां इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है वो निफ्टी सूचकांक हमें दिखाता है, और ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लिए काम किया जाता है। क्लियर है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट सूचकांक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। किस एक्सचेंज जुड़ा हो इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। फिर इक्विटीज और प्रेफरेंशियल शेयर, इन दोनों में आपके पास मालिकाना हक होता है। इक्विटी शेयर होल्डर के पास ज्यादा पावर होती है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। इन दोनों का डिफरेंस देखा था। इसके बाद आया था डिबेंचर। तो डिबेंचर मैंने आपको बड़ा ही आसान शब्दों में बताया, एक तरह का बॉन्ड है, एक तरह का ऋण पत्र है, जिसके ऊपर जो डिबेंचर जारी करता है उसको ब्याज देना होता है, और जो डिबेंचर अपने पास रखता है, जो ऋण पत्र अपने पास रखता है, उसको ब्याज की प्राप्ति। क्लियर है, ये डिबेंचर के बारे में बात करी थी। अब थोड़ा सा इन दोनों का डिफरेंस बताया था कि इक्विटी और डिबेंचर में क्या फर्क है। जो शेयर धारक है उसको मालिकाना हक मिलता है इक्विटी के अंदर, जबकि जिसके पास डिबेंचर है वो एक सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ऋणदाता होती है, और उसको कोई वोटिंग राइट नहीं होता। बिल्कुल क्लियर है, कोई इशू नहीं था यहाँ तक। फिर इसके आगे क्या पढ़ा हमने, इसके बाद देखा सर आखिर शेयर क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था शेयर कुछ नहीं है, किसी कंपनी की जो पूंजी है उसका एक छोटा सा हिस्सा होता है। अगर आपके पास किसी कंपनी का एक शेयर भी है तो कहीं ना कहीं आपका उसके अंदर मालिकाना हक है। और इसी के बाद यदि कोई व्यक्ति शेयर खरीदता है तो कंपनी को यदि प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, तो वो उस शेयर धारक को डिविडेंड जारी करती है। जितना बड़ा शेयर होल्डर उसको उतना ज़्यादा डिविडेंड प्राप्त होता है, लेकिन हर किसी को डिविडेंड मिलता है। अब शेयर के प्रकार ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए, एक इक्विटी शेयर होता है और दूसरा आपका प्रेफरेंशियल शेयर होता है। तो इक्विटी शेयर के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें लिखी है, बहुत सामान्य होता है, कंपनी का मालिकाना हक है, वोटिंग का अधिकार होता है, कंपनी के मुनाफे के अनुसार इसको डिविडेंड मिलता है, जोखिम ज़्यादा है लेकिन लंबे समय के अंदर रिटर्न मिलने की संभावना अधिक होती है, गारंटीड नहीं है लेकिन संभावना। फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर वो होता है जिसको आपने प्रेफरेंस दी, प्राथमिकता दी, इसको क्या मिलेगा, इसको निश्चित डिविडेंड मिलेगा। और ना सिर्फ डिविडेंड बल्कि यदि कंपनी बंद हो गई तो सबसे पहले भुगतान जो पैसे मिलते हैं उसकी प्राथमिकता किसको मिलेगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। उसके बाद सामान्यतः वोटिंग का अधिकार नहीं होता है, और लेकिन इसके अंदर प्रेफरेंस शेयर के अंदर रिटर्न मिलने की संभावना ज्यादा होती है किसकी तुलना में, इक्विटी शेयर होल्डर। क्यों होती है सर, प्रेफरेंस है, उसको पहले प्राथमिकता दो। कोई कंपनी बर्बाद होगी, पैसे मान लो मिल रहे हैं कि भाई ये कंपनी बर्बाद होगी, इस कंपनी के जितने भी एसेट थे हमने बेच दिए और हमको 10,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। अब ये जो आपको 10,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, इस 10,000 करोड़ में से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फायदा मिलेगा, अगर कुछ बच गया तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। लेकिन दोनों के पास मालिकाना हक होता है, इसके पास ज्यादा होता है, इनके पास वोटिंग का राइट नहीं होता, क्योंकि आप तो प्रॉफिट ले रहे हो, लाभ ले रहे हो। अब इस प्रेफरेंस शेयर होल्डर के कुछ प्रकार थे, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीम और इरिडीम। इनको हमने डिटेल में बात कर ली थी जो प्रीवियस क्लास थी, तो आप जाके देख सकते हो। फिर कुछ बोनस शेयर क्या है, राइट शेयर क्या है, ब्लू चिप शेयर क्या है, पहले इसकी बात होगी। अब इसके बाद आगे क्या, यहाँ से थोड़ा सा इसको ध्यान से वापस देखने की जरूरत है। यहाँ पे है डिपॉजिटरी। क्या होती है सर डिपॉजिटरी, देखो जनरली आप जानते हो कि जो हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक के अकाउंट्स होते हैं वो कौन सी कंपनी के पास होते हैं, आपने जीरोधा का नाम सुना होगा, एंजल ब्रोकिंग का नाम सुना होगा, शेर खान है, एसबीआई कैप सिक्योरिटीज है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है, मोतीलाल ओसवाल है। तो ये बहुत सारी कंपनी है जो आपको आपका ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट खोलती है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, जहाँ पे शेयर्स का आदान प्रदान होता है, ट्रेडिंग होती है, सेकेंडरी मार्केट में होता है, एक्सचेंज आप एनएससी या बीएससी का यूज करते हो। और इसके अलावा बोला सर डीमैट अकाउंट क्या होता है, तो हमने जैसे बताया कि 1992 के अंदर सारा का सारा काम मोस्टली आपने इलेक्ट्रॉनिक कर दिया, और आज जितना भी पेपर वर्क है, जितने भी किसी के पास शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, वो सारा का सारा चीज़ कैसे रखता है, डिजिटली ही रखा जाए। तो आप जब डिजिटली सारी चीज़ों को रख रहे हो, इसका मतलब आपको कोई भी मटेरियल के रूप में, पेपर के रूप में कोई भी स्टॉक रखने का अधिकार नहीं। इसीलिए टर्म यूज की गई है डीमेटेरियलाइज। क्या बोला गया है टर्म को, डीमैट अकाउंट।
डीमेटेरियलाइज, ये टर्म एग्जाम में पूछी हुई भी है कि डीमेटेरियलाइज का मतलब क्या होता है, यानी कि जितनी भी चीजें हैं उसको आप कैसे रख रहे हो, डिजिटल। आप कोई भी चीज है वो पेपर के फॉर्म में नहीं रख रहे, उसको क्या बोला आपने, डिजिटल। क्लियर है? तो डीमेटेरियलाइज ये होता है और डीमेट अकाउंट ये होता है। अब ये डीमेट अकाउंट खोलने वाली कंपनियां कौन सी तो हमने देखा, ज़ीरोधा है, या फिर आजकल एक बहुत फेमस ऐप है, बहुत चर्चा में, वो है ग्रो। तो ये आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग गया। अब जो ये ज़ीरोधा, ग्रो, मोतीलाल ओसवाल, ये जो अपने एसबीआई कैप सिक्योरिटी, ये जो शेयर मार्केट के आपके डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट बनती है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी मतलब जहां चीज जमा होती है। पार्टिसिपेंट, क्या बोलते हैं इनको, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। आप इनको थोड़ा समझो, ये ज़ीरोधा, ग्रो, ये शेर खान, मोतीलाल ओसवाल ऐसी फर्म्स है जो हमारे डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट को। डीमैट अकाउंट वो होता है जहां हमारे शेयर्स वगैरह रखे होते हैं, जैसे आपका एसबीआई का या एचडीएफसी बैंक का अकाउंट्स होता है, सेविंग अकाउंट, उसके अंदर आपके पैसे पड़े रहते हैं। वैसे कैसे डीमैट अकाउंट के अंदर पैसे स्टोर रहते हैं, शेयर्स स्टोर रहते हैं, सॉरी। अब ये जो शेयर आपके किस में, डीमैट अकाउंट। ये डीमैट अकाउंट आपको किसने खोल के दिया, इन्होंने खोल के दिया। इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे सर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। क्यों पार्टिसिपेंट बोल रहे हैं, सुनो, इनको हमने क्या बोला, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, एब्रिविएशन क्या हो गया, डीपी। अब इनको हमने डीपी इसलिए बोला कि भारत सरकार के पास दो कंपनियां हैं, एक है आपकी एनएसडीएल और दूसरी है आपकी सीडीएसएल। क्लियर है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड, ये दोनों कंपनियां हैं। ये दोनों, जैसे आपके पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बहुत सारे बैंक है, वैसे के वैसे आप ये समझो ये दोनों डिपॉजिटरी है जहां पर आपके शेयर्स अल्टीमेटली पड़े होते हैं। और इन्होंने इन्होंने ये जो डीपी है, डीपी कौन है, जैसे आपका ग्रो, मोतीलाल ओसवाल या फिर आपका शेर खान, इनको अधिकार दे रखा है कि आप कस्टमर्स का ट्रेडिंग अकाउंट या फिर डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। और हमारे डीमैट अकाउंट आम निवेशक के इसके अंदर होते हैं, तो हम किनसे जुड़े, इनसे जुड़े। ट्रेडिंग और डीमैट देने वाले कौन है सर, ग्रो है, मोतीलाल ओसवाल है, शेर खान है, एंजल ब्रोकिंग है। ये कौन कहलाते हैं, ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। इनके खाते कहाँ है सर, इनके खाते एनएसडीएल और सीडीएसएल में। एनएसडीएल और सीडीएसएल क्या है, नेशनल स्टॉक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिट सिक्योरिटीज लिमिटेड। यानी कि जो सिक्योरिटीज है जिसको हम शेयर्स कह सकते हैं, वो आपके इनके पास जमा है, और इनके पास क्या जमा है, आपके शेयर्स में। हो गया क्लियर? ये आपको जिस्ट समझ में आई होगी। अब ये दोनों किसके पास है सर, ये दोनों भारत सरकार या आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। कंट्रोल कौन करता है सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एक्सचेंज है जिसका नाम है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। ये एक वैधानिक संस्था है जो इन सबको रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है, नियम सिखाती है, और अगर नियम का पालन नहीं करते तो ये संस्था इनको दंड भी देती है, दंडित करती है। क्लियर सर? ठीक है, समझ में आ गया। इसको हमने क्या लिखा उसके बारे में बात करें। तो डिपॉजिटरी क्या है, डिपॉजिटरी वह संस्था है जहां शेयर और अन्य सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी हुई थी। ठीक है, ये बिल्कुल बैंक की तरह काम कर रही है। बैंक में जैसे पैसे रखे हैं, डिपॉजिटरी के अंदर आपने शेयर्स लिख दिए या सिक्योरिटीज रख दी। अब सर भारत में केवल दो ही मान्यता प्राप्त डिपॉजिटरी है जिनका नाम क्या है, एक है आपकी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और दूसरी आपकी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। हो गया दोनों, एक आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट और एक आपकी सर्विस। अब इनकी स्थापना कब हुई सर, जो सिक्योरिटीज है जिनको हम शेयर्स वगैरह कहते हैं उसकी स्थापना 1996 में होगी, और जो आपकी सीडीएसएल है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, इसकी स्थापना 1999 के हुई। इनको हम क्या बोलते हैं, इनके पास, इन दोनों के पास जो अकाउंट खोलते हैं उनको बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जिसका मैंने क्या नाम बताया आपको, ग्रो का नाम बताया, शेर खान का नाम बताया, मोतीलाल ओसवाल का नाम बताया। तो ये सारी की सारी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है क्योंकि इन्होंने इन डिपॉजिटरी के पास पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया। ओके सर, नो इश्यू। अब यदि आप इससे आगे की बात करें तो सर आखिर कैसे निवेशकों को ये लोग जोड़ते हैं, ये जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो निवेशकों को खुद कैसे जोड़ते हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं।
अभी देखते हैं। चलो, तो सर आपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बता दिए। ये डिपॉजिटरी तक निवेशकों की पहुंच सुनिश्चित करते हैं। अब इनके माध्यम से हम पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए? एनएसडी और सीडीएसएल में। और ये डीपी के जरिए निवेशक का डीमैट अकाउंट खोलते हैं। तो सर आप सवाल दो आ गया सर, एक तो डीमैट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? दोनों दो ही अकाउंट है शेयर मार्केट। अब जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, इसके अंदर आप कुछ नहीं करते, जो आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर है आप उसको बेच दो, या आप कोई शेयर खरीदना चाहते हो, कोई बेचने को तैयार है तो वो खरीद लो। शेयर मार्केट में कोई कोई आदमी बेचना चाहता है, कोई खरीदना चाहता है, तभी एक ट्रेड होगा। ट्रेड का मतलब यही होता है ना, कम से कम एक तरफ बेचा एक तरफ खरीदा। ऐसा तो है नहीं कि आपने अपनी तरफ से बोला सर मेरे को बेचना ही बेचना, अगर सामने कोई पार्टी नहीं तो आपका शेयर कभी भी नहीं बिकेगा। तो इसको हमने क्या बोला, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट में शेयरों को खरीदना और बेचना दोनों काम होते हैं। ये बैंक अकाउंट की तरह काम करता है, लेकिन शेयर और सिक्योरिटी का लेन देन भी होता है। एग्जाम्पल्स क्या दिए हमने? एग्जाम्पल दिए ज़ीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, शेर खान, मोतीलाल ओसवाल, एसबीआई कैपिटल। लगभग भारत के अंदर नामचीन जो भी नाम है उन सब के नाम इसमें मैंने इंक्लूड कर दिए। बाकी और भी बहुत सारे होते हैं, इनके नाम आप जनरली नहीं पूछेंगे, फेमस नाम जरूर पूछे, जैसे कि ग्रो हो गया, जो कॉमन जनता में, आम जनता में आजकल प्रचलित है, मोतीलाल ओसवाल। ठीक है। बाकी हर बैंक का खुद का एक अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट होता है। हर बैंक एक उनके पास अलग से नाम होता है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है, एक नॉर्मल बैंक है, लेकिन एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैप सिक्योरिटीज, वो क्या है, वो डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट होता है। डन। इसके बाद डीमैट अकाउंट क्या है सर, इसको हम डीमेटलाइज अकाउंट करते हैं, बात कर लो। इसमें आपके खरीदे गए शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा है, सुरक्षित है, मतलब आपको बैंक की तरफ सेफ है। सर मेरे अकाउंट में पैसे पड़े, पैसे कहाँ होते हैं? बैंक की सेफ में। वैसे के वैसे यहाँ भी पहले जो शेयर होते थे वो पेपर सर्टिफिकेट में मिलते थे, लेकिन अब सब कुछ डिजिटल हो गया है, जैसा मैंने आपको बताया। डीमैट अकाउंट को बैंक अकाउंट जैसा समझा जा सकता है, जहां पैसे की जगह क्या रखा होता है, आपका शेयर रखा होता है। ज़ीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, मतलब यही सेम जो आपकी डीपी है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट दोनों खोल के देते हैं। डन। अब सर बैंक अकाउंट क्या है? बैंक अकाउंट नॉर्मल चीज है, आप जानते हो बैंक अकाउंट क्या होता है। अब बैंक अकाउंट क्यों चाहिए होता है? क्योंकि सारा का सारा काम डिजिटल हो रहा है। अब जब आपको डिजिटल काम करना है, क्या करना है आपको? डिजिटल काम करना है, तो आपको क्या चाहिए? बैंक अकाउंट भी चाहिए। हालांकि जनधन, आधार, मोबाइल, जैम ट्रिनिटी की योजना ला करके और जनधन के अकाउंट खोल के भारत सरकार ने लगभग प्रयास किया कि जितने भी लोग हैं उनके क्या हो जाए, बैंक अकाउंट खुल जाए, ताकि उनकी बैंकिंग की पहुंच हो जाए, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाए, लोगों को लोन मिले, और जो बढ़िया साहूकार उन लोगों से, जमींदारों से पैसे लेते थे, वो सब कहानियां पीछे छोड़ जाए। ये बेसिकली एम होता है जिन चीज़ों की बात करें। अब इसके बाद सर, ये जो हमने दो प्रकार के जो अकाउंट्स देखे, एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है और एक डीमैट अकाउंट होता है। डीमैट तो क्लियर है सर, जहां हमारे शेयर्स पड़े। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? ट्रेडिंग में सर जो हम खरीदते हैं बेचते हैं। डन, ठीक। लेकिन ट्रेडिंग दो प्रकार की हो सकती है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग दो प्रकार की। एक ट्रेडिंग वो होती है जिसे हम क्या कहते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग, और दूसरी ट्रेडिंग होती है जिसे हम कहते हैं डिलीवरी। अब थोड़ा सा आप इसको मेरी बात समझ, एक क्या बोला मैंने, इंट्राडे, और दूसरी डिलीवरी। ठीक है, एक है आपका इंट्राडे, इसमें एक वर्ड आगे वाला इंपॉर्टेंट है, उसका नाम क्या है, इंट्रा, और एक वर्ड होता है जिसे बोलते हैं इंटर। अब आप जब स्कूल में पढ़ते होंगे तो आपने सुना होगा, एक होता है इंटर स्कूल कंपटीशन और एक होता था इंट्रा स्कूल कंपटीशन। अब देखो, जब हम इंटर स्कूल की कंपटीशन की बात करते हैं, यानी कि ये मान लो ए स्कूल है और इसका मैच किससे, इस बी स्कूल से, इन दोनों के बीच जो मैच चल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर स्कूल कंपटीशन। क्लियर है? जबकि आप इंट्रा स्कूल कंपटीशन की बात करोगे तब आपको समझना होगा कि स्कूल तो एक ही है, इस स्कूल के अंदर अलग अलग टीम्स हैं। जैसे मान लो ये इस स्कूल की, मान लो उसके अंदर आपका सुभाष हाउस है, और दूसरा आपका आजाद हाउस हो गया। इन दोनों के अंदर यदि मैच है, सुभाष हाउस, आजाद हाउस, और भी कोई दो हाउस होंगे, जब इन दोनों के अंदर मैच है, यानी कि एक ही स्कूल के अंदर अलग अलग हाउस के बीच में कोई कंपटीशन हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रा स्कूल कंपटीशन। जबकि दो अलग अलग स्कूलों के अंदर कंपटीशन कहेंगे इंटर स्कूल कंपटीशन। ये अंतरराज्य, अंतरराष्ट्रीय, ये चीज हम सुनते आ रहे हैं। तो यही चीज है अंतरराज्य, अंतरराज्य, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, तो वो सारी चीजें सेम है। अब इंटर का मतलब क्या हो गया, स्कूलों के मध्य, तो इसको हम काट देते हैं। ओके सर, डन।
और दूसरा क्या हो गया इंट्रा। इंट्रा का मतलब सर एक ही स्कूल के बीच में कंपटीशन। हमारे यहाँ पे क्या लिखा है इंट्रा डे, यानी कि सर एक ही दिन, इंट्रा मतलब एक ही दिन के अंदर। यदि आपकी ट्रेडिंग एक ही दिन के अंदर हो रही है, यानी कि उसी दिन आप खरीद रहे हो उसी दिन आप बेच रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे इंट्रा डे ट्रेडिंग। आई होप आपको क्लियर हो गया। यदि आप किसी शेयर्स को, स्टॉक को एक ही दिन खरीद रहे हो और एक ही दिन में बेच रहे हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं इंट्रा डे ट्रेडिंग। क्लियर है? डन। अब दूसरा ऑप्शन क्या है सर, ये तो आपने क्लियर करवा दिया। फिर एक और क्या था सर, तो इंटर का कहाँ इस्तेमाल करें। अब इंटर का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे इस दिन को लगा दें, इंटर डे बोले, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपने एक दिन खरीदा, आपने एक दिन तो खरीदा, और मान लीजिए वो तारीख है 21 सितंबर या 22 सितंबर। 21 सितंबर को आपने खरीदा, 21 सितंबर 2025, और इसी स्टॉक को आप कभी दूसरे दिन बेच रहे हो, ये दूसरा दिन 10 दिन बाद भी आ सकता है, 30 दिन बाद भी आ सकता है। तो जिस दिन आपने इसको क्या किया, बेचा, मान लो 21 सितंबर का आपने 20 अक्टूबर 2025 को बेचा, लगभग एक महीने बाद। तो जब आपने किसी एक दिन खरीदा हो और किसी अन्य दिन बेच रहे हो, उसको हम इंटरडे बोल सकते हैं, जिसको मार्केट की भाषा में क्या बोला जाता है, डिलीवरी। कि हाँ सर मैंने स्टॉक्स ले लिया और मैंने ये माल उठाया किसके लिए, डिलीवरी के लिए। इसका मतलब क्या है, मैं आज खरीद रहा हूँ लेकिन सर मैं कुछ दिन रखूंगा, उसके बाद इसको बेचूंगा, तो क्या बोलोगे उसका, डिलीवरी। नॉर्मल कॉमन भाषा में यही बोला है। हाँ आज आपने क्या खरीदा स्टॉक मार्केट, जो दलाल वगैरह होते हैं या जो निवेशक होते हैं, उनकी आम लैंग्वेज ऐसी होती है, वो बोलता है हाँ सर क्या कैसे चल रही ट्रेडिंग, बढ़िया चल रही है। आजकल क्या कर रहे हो सर, आजकल इंट्राडे में व्यस्त हूँ। इसका मतलब क्या है, उसी दिन माल खरीदता हूँ उसी दिन बेचता हूँ, जो मेरे को मुनाफा मिलता है मैं ले लेता हूँ। कुछ होता है बोला क्या, बोला सर नहीं सर इंट्राडे में मेरे को बहुत लॉस हो रहा है, तो मैंने आज से डिलीवरी पे कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या है, वो व्यक्ति कुछ दिन के लिए स्टॉक अपने पास रख रहा है, एक दिन माल खरीद रहा है और किसी और दिन बेच रहा है। इसको बहुत बढ़िया से समझिए। ट्रेडिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है जिसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं, और एक हम कहते हैं डिलीवरी। इंट्राडे का मतलब क्या, आपने उसी दिन चीज को खरीदा उसी दिन आपने बेच दिया। डिलीवरी का मतलब क्या है, आपने एक दिन को माल खरीदा और 6 दिन 7 दिन 15 दिन 20 दिन 1 साल बाद कुछ दिन आपने उसको रखा, उसके बाद बेचा। सर दोनों अलग अलग का फर्क क्या है, अब जब आप एक ही दिन में खरीद रहे हो एक ही दिन में बेच रहे हो, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर रिस्क कैसी होगी, ज्यादा हो। किसमें होती है रिस्क, इंट्राडे के अंदर। वॉलेटाइल बहुत होता है, ऊपर नीचे बहुत होता है। मान लो सुबह 200 रुपये भाव थे, 230 पहुंच गए और आपने 230 में नहीं बेचा, तो भाव वापस 200 भी आ सकते हैं, समझे आप। तो इसके अंदर बहुत ही परेशानी रहता है, क्योंकि एक दिन के अंदर आप किसी चीज की आकलन नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, एक तरह से थोड़ा सट्टा है, आप रिस्क ज्यादा ले रहे हो। दूसरी तरफ डिलीवरी क्या है, डिलीवरी में आप आश्वस्त हो। भाई मैंने देखा, फॉर एग्जाम्पल मुझे लगा सर कि मैं, जैसे कि जियो कंपनी का नाम सुना है, अब ये जो सर जियो कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर रही है। अब ये जो आपकी जियो कंपनी है, मैंने देखा कि आज इसके स्टॉक का भाव 200 रुपये है फॉर एग्जाम्पल, और मुझे ऐसा लगता है सर 2 साल में ये कंपनी बहुत अच्छा काम करेगी। कितने साल में, 2 साल, क्योंकि सरकार से भी इसके अच्छे संबंध है, रिलायंस ग्रुप का इसको सपोर्ट है, पैसे की कमी नहीं है, मैनेजमेंट अच्छा है, बिजनेस बढ़िया चल रहा है, रॉ मटेरियल सस्ता है, तो सारी चीजें इसकी फेवर में है। और टेलीकॉम सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रही है, एयरटेल ऐसे कंपटीशन है, बाकी सबको खत्म कर दिया तो बहुत अच्छा काम कर सकती है। अगर ये ऐसा काम करती है तो 2 साल के बाद इसका भाव में भी क्या हो सकता है सर, 350 रुपये हो जाए या इसका 400 रुपये हो जाए। मैंने एक अनुमान लगाया, परंतु मेरा ये जो अनुमान है किसी न किसी आधार के ऊपर है, इस कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर है, इस कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर है, इसके बिजनेस मॉडल के ऊपर है। इस कारण से जो मेरी प्रॉफिट में ग्रोथ होगी, 200 रुपए से मेरा स्टॉक का भाव कितना हो जाएगा, 350 या 400। इस कारण से अगर मैं इसका माल उठाऊंगा तो उसको क्या बोलेंगे सर, डिलीवरी में माल उठा। मतलब आपने आज खरीदा और बिल्कुल भी आपका आज बेचने का मन नहीं। इसका मतलब जो आपने आज के आज अगर ऐसा काम नहीं किया, इसका मतलब स्टॉक आपने पैसे दे दिए, पैसे चले गए अगले को, और आपको क्या मिला, स्टॉक मिल गया। अब ये जो स्टॉक है वो कहां चला जाएगा, आपके डीमैट अकाउंट में, और वहां जाकर के ये पैसे आपके तब तक पड़े रहेंगे जब तक आप उसको बेचोगे। डन। जबकि इंट्राडे अकाउंट में क्या हो रहा था कि मैंने आज 200 रुपए के अंदर जियो का भाव लिया और मान लो उसका भाव शाम होते होते 210 रुपए हो गया, मैंने इसको बेच दिया। तो मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग की, आज खरीदा और आज ही बेच दिया, 200 रुपए में खरीदा 210 में बेच दिया, मेरा प्रॉफिट कितना है, 10 रुपए। जो एक्सचेंज के कुछ खर्चे हैं उसको छोड़ के मेरे को प्रॉफिट मिल जाएगा। इसको आप इंट्राडे करते हो, इसके अंदर आपके जो शेयर्स होते हैं वो डीमैट अकाउंट में नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते,
क्योंकि सारा का सारा काम कहाँ हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट में हो गया। तो ट्रेडिंग अकाउंट डीमैट अकाउंट अलग नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में यदि आप डिलीवरी में कोई माल उठाते हो, लंबी अवधि के लिए निवेश करने का प्लान है, तो स्टॉक्स कहाँ चले जाएंगे, डीमैट अकाउंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल जो आम निवेशक के लिए जरूरी है, वो बात हमने क्लियर है। अब वापस चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ। हम कहाँ थे सर? तो आपको ये समझ में आ गया होगा इंट्राडे क्या है, डिलीवरी क्या है। बस ये सिंपल सी मैंने लिखी है कि उसी दिन शेयर खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो वो आपका इंट्राडे हो गया। और यदि आपने शेयर को लंबे समय तक रखने का प्लान किया तो आपका डिलीवरी हो गया। डन। अब आगे हम आगे सर। अभी सर आपने क्या बताया, मैंने बताया था आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। क्या बताया मैंने आपको, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। कौन थे वो? ज़ीरोधा, एंजल ब्रोकिंग। सर यहाँ पे ना कुछ दूसरा नाम आ गया, क्या लिखा है? डिपॉजिटरी रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? एक तरह से कुछ प्राप्त करना। पार्टिसिपेंट मतलब भाग लेने वाला, वो भाग ले रहे थे। अब कई बार ऐसा होता है कि भारत की कोई कंपनी है जैसे इन्फोसिस है, और वो अमेरिका के अंदर भी अच्छा खासा व्यापार करती है। अब इन्फोसिस के मालिक जो हैं हमारे, जो मूर्ति साहब हैं, वो सोच रहे हैं कि मैं अपनी इन्फोसिस की कंपनी को अमेरिका का जो शेयर मार्केट वहां लिस्ट करूं। वापस मेरी बात समझना, हमने बोला भारत के अंदर दो एक्सचेंज है, एनएससी बीएससी। एनएससी के अंदर भारत की जो 50 सबसे बड़ी कंपनियां हैं वो लिस्ट है। उन 50 कंपनियों में से मान लो एक इन्फोसिस भी है, लेकिन वो भारत की कंपनी भारत के स्टॉक मार्केट में लिस्ट है, निफ्टी 50 के अंदर उसका सूचकांक में नाम आता है। अब सोच लो कि नारायण मूर्ति जी सोच रहे हैं कि मुझे मेरी कंपनी को अमेरिका के स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना है, क्योंकि अमेरिका के लोग भी जानते हैं, वो भी इंटरेस्ट लेंगे तो मेरी कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ेगा। तो क्या कर सकते हैं वो? तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा, यदि अपनी कंपनी को, इन्फोसिस कंपनी जो भारत की कंपनी है, अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करना है, तो उनको एक रिसिप्ट लेनी पड़ेगी जिसको बोलते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। भाई जैसे भारत के अंदर दो डिपॉजिटरी कौन सी थी? एक थी सर हमारी एनएसडीएल, और दूसरी कौन सी थी? दूसरी थी सर हमारी सीडीएस। ठीक है, ये दोनों हमारे डिपॉजिटरी। अब इनसे परमिशन लेने के बाद ही कोई ना कोई स्टॉक हमारे एक्सचेंज के ऊपर रहता है। जैसे कि इन्फोसिस, ये भारत है, ये आपका अमेरिका। ठीक, भारत की कंपनी कौन सी? इन्फोसिस। ये भारत की स्टॉक एक्सचेंज कौन सी? जैसे कि एनएससी मान लो आप, तो निफ्टी। वैसे ये सेंसेक्स में है, जो सेंसेक्स के अंदर आपकी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 30 बड़ी कंपनियां। कौन सी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 30 बड़ी कंपनियां, उनका जो सूचकांक है वो सेंसेक्स है, इन्फोसिस के अंदर शामिल है। यहाँ पे ऑलरेडी ये लिस्ट है। अब इन्फोसिस प्लान करती है कि मेरे को अमेरिका जाना है, और अमेरिका का जो शेयर मार्केट है उसके अंदर क्या करना, मेरे को लिस्ट होना। बिल्कुल हो सकता है। तो इसको, इन्फोसिस कंपनी को एडीआर लेना पड़ेगा, अमेरिका के अंदर जो डिपॉजिटरी है उससे परमिशन लेना पड़ेगा और एडीआर लेना पड़ेगा, और फिर ये इन्फोसिस अमेरिका के शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। लेकिन इसका नाम क्या होगा? इन्फोसिस ही रहेगा, साथ में क्या लेगा? एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। यानी कि एक ऐसी कंपनी जो कि अमेरिका के मार्केट में लिस्ट है। तो फिर वहां पे जो वहाँ निवेशक है, अब अमेरिका में बहुत सारे भारतीय भी रहते हैं, वो चाहते हैं कि हम इन्फोसिस को खरीदें, तो वो इन्फोसिस का एडीआर खरीद सकते हैं। सेम यही इन्फोसिस चाहती है कि नहीं, अमेरिका नहीं, मुझे तो कहीं और भी लिस्ट होना है। क्या चाहते हैं ये, कि मुझे तो खाली अमेरिका नहीं, मुझे तो दुनिया के किसी और राष्ट्र के अंदर भी इसको शामिल होना है। तो आप जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, ये कहता है कि नहीं सर मुझे यूरोप जाना है, और यूरोप के अंदर भी इनकी इच्छा का है कि सर मेरे को जर्मनी के मार्केट के अंदर लिस्ट होना है। आप बात समझ रहे हो? इन्फोसिस उठ के अमेरिका के शेयर मार्केट में लिस्ट हो गई, तो वहां पे उसको क्या बोलेंगे? अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट, इन्फोसिस का एडीआर। लेकिन यही इन्फोसिस कंपनी चाहती है कि मैं किसी और दूसरे देश में अदर देन अमेरिका लिस्ट होना है, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट। डिपॉजिट रिसिप्ट तो नाम पीछे लिखा हुआ था, ये ग्लोबल। अमेरिका को छोड़ के आप कहीं भी और लिस्ट होते हो तो उसको क्या बोलेंगे? जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो ये क्लियर हो गया होगा। इससे वो दूसरे मार्केट में लिस्ट हो सकती है, वहां के निवेशक इन्हें पैसे लगा सकते हैं। तो ये एडीआर और जीडीआर में फर्क होता है। ये एग्जाम में पूछा भी गया है, पूछा जाता भी है। तो एडीआर क्या है? जब किसी भारतीय कंपनी के शेयर अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज पर
डॉलर में सूचीबद्ध होते हैं, डॉलर में सूचीबद्ध होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका एडीआर। अब जीडीआर क्या लिखा है, ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट। जब भारतीय कंपनी अपने शेयर विदेशी स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि लंदन है, लग्जमबर्ग है, या कहीं पर भी लिस्ट करते हैं, जैसे हमने जर्मनी की बात करी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीडीआर। क्लियर डन। ये तो मेन इंपॉर्टेंट था। इन दोनों को जो हमने एडीआर और जीडीआर बोला, इनको हमको डिपॉजिटरी रिसिप्ट कहते हैं। सर ठीक है। अब आया एक इंपॉर्टेंट टर्म जिसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के साथ, आजकल बहुत प्रश्न पूछते हैं यहाँ से। फेवरेट सवालों में से एक है आरपीएससी का, चाहे वो आरएस की परीक्षा हो, चाहे सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हो, जितने भी आपकी अच्छे लेवल की ग्रेड 1 आपका इकोनॉमिक्स का जो पेपर होता है, उसके अंदर भी इससे सवाल पूछ लो। क्या है सर डेरिवेटिव? डेरिवेटिव वो होता है जो कहीं से कहीं अपनी वैल्यू डिराइव करे। जैसे आपने अगर मैथमेटिक्स पढ़ी हो, मैथमेटिक्स के अंदर a + b का स्क्वायर पढ़ते हैं, तो उसका आंसर क्या होता है, a + b a - b। पढ़ा है ना ये, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b और a - b। अगर कोई बोले सर ये तो ठीक लिखा आपने, ये कैसे निकला, तो हम क्या कहेंगे, देखो ये मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला है, जब हमने इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू हमको डिराइव हुई, इंग्लिश में यही बोलते हैं डिराइव हुई, जो आपको आंसर मिला वो ये। तो आपने देखा होगा मैथमेटिक्स के एक फॉर्मूले से कई फॉर्मूले बन सकते हैं, तो वो हम क्या करते हैं, वैल्यू डिराइव करते हैं। और डिराइव कहाँ से की, इससे करी। तो हम ये कहते हैं जो ये फॉर्मूला है ना, ये किसका एक डेरिवेटिव है। क्या ये डेरिवेटिव है? किसका डेरिवेटिव है? इस फॉर्मूले। बस एक समझाने के लिए, इसको याद नहीं करना। मतलब हमने डिराइव किया, और हमारा वो टर्म क्या था इकोनॉमिक्स में, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है, जब किसी एसेट की वैल्यू कहीं से आप डिराइव करते हो। बेसिकली है क्या डेरिवेटिव? इसको समझाने से पहले एक आपको नॉर्मल बात बताऊं, ये जो इकोनॉमिक्स की जितने भी टर्म्स है ना, ये सारी की सारी टर्म आपको ये समझना होगा कि हमको इंग्लिश में भी पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली वैसे पूछे। डिबेंचर है, बॉन्ड है, ऋण पत्र है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सरकारी प्रतिभूतियां कहते हैं, लेकिन कई बार एग्जाम के अंदर जीसैट लिखा हुआ आता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो डेरिवेटिव को आपको डेरिवेटिव याद रखना है। अब डेरिवेटिव क्या है, एक तरह का ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। क्या है ये? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, वित्तीय साधन। पहली बात तो ये, ठीक है सर, वित्तीय साधन है। इसका इस्तेमाल हम नॉर्मल लाइफ में भी करते हैं और स्टॉक मार्केट में भी होता है। इसके माध्यम से जैसे हम शेयर मार्केट में क्या खरीद सकते हैं, शेयर खरीदते हैं, तो शेयर खरीदने के लिए क्या चाहिए आपको, पैसे चाहिए, मनी चाहिए। अब आपने पैसे दिए, शेयर ले लिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शेयर के भाव महंगे होते हैं, तो हम उसको खरीद नहीं पाते, तो उसकी जगह उससे डिराइव की हुई कोई दूसरी चीज होगी। शेयर खरीदना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। जैसे कि आप मान के चलो इन्फोसिस का एक शेयर है, जिसकी आज वर्तमान प्राइस कितनी, 1500 रुपये। इन्फोसिस के एक स्टॉक की प्राइस कितनी है, लगभग 1500 रुपये के आसपास। ठीक है। अब इन्फोसिस का शेयर है, कोई खरीदना चाहता है, उसको 1500 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन कोई कहता है कि नहीं सर मेरे पास 1500 रुपये नहीं है। इसका मतलब क्या, वो स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं कर सकता? कर सकता है। कैसे? तो वो शेयर तो नहीं खरीद सकता, लेकिन इस शेयर से डिराइव की हुई कोई और चीज होगी, शेयर से डिराइव की हुई कोई और चीज होगी, वो तो ले सकता है। क्या है सर? तो इसी स्टॉक का फ्यूचर हो सकता है, इसी स्टॉक का ऑप्शन हो सकता है, कोई फॉरवर्ड खरीद सकते हो आप, या आप कोई स्वैप कर सकते हो। कितनी चीज बड़ी, 4। किसी शेयर से कोई वैल्यू आप डिराइव कर सकते हो। अगर आप डिराइव कर रहे हो, शेयर नहीं खरीद सकते, उसका आप फ्यूचर ले लो, उसका आप ऑप्शन ले लो, उसका फॉरवर्ड ले लो, उसका स्वैप। तो ये 4 टर्म, ये चारों क्या है, डेरिवेटिव है, जो अपनी वैल्यू कहां से लेके आते हैं, किसी न किसी से लेके आते। ये हो गया डेरिवेटिव और उसका फॉर्मूला। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सर ये क्या है, उसके बाद बात करेंगे आगे। डेरिवेटिव क्या है, शेयर मार्केट में ट्रेड करने का एक ऐसा रास्ता है जहां पर स्टॉक और एक्सचेंज के इंडेक्स के फ्यूचर और ऑप्शन को आप क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। डेरिवेटिव एक तरह का फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है। डन से 4 प्रकार होते हैं, एक फॉरवर्ड हो गया, दूसरा फ्यूचर हो गया, तीसरा ऑप्शन हो गया, और चौथा भी यही इसके नीचे होगा, वो है आपका स्वैप। सबसे पहले 2 बहुत आसान है, उसको फ्री करते हैं। स्वैप क्या होता है? स्वैप होता है 2 पार्टी आपस में मिल गई और किसी चीज को अदला बदली कर रही है, उसको बोलता है स्वैप। आम जीवन
यदि आप इकोनॉमिक्स की टर्म में या डेरिवेटिव की टर्म में पढ़ोगे तो जब दो पक्षों के बीच कैश का फ्लो होता है या किसी कमोडिटी का आदान प्रदान होता है, उसका कोई बॉन्ड साइन किया, एग्रीमेंट साइन किया, उसको बोलता है स्वैप। बदल फिक्स है यार, हमने तय कर लिया कि ठीक है मैं आपको गेहूं दूंगा और आप मेरे को चावल दोगे, बार्टर सिस्टम होता था पहले, उसको हम आज स्वैप कहते हैं। लेकिन स्वैप इकोनॉमी से रिलेटेड टर्म है, शेयर मार्केट में काम आती है। उससे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे कि रशिया और भारत के बीच में तेल का आदान प्रदान होता है, मतलब हम तेल खरीदते हैं रशिया से, कच्चा तेल, और उसको कुछ और चीज बेचते हैं, इंजीनियरिंग गुड्स बेचते हैं। जब रशिया हमें कोई तेल दे रहा है, हमको पैसे देने, तो हम क्या करते हैं, रशियन करेंसी में दे देंगे या फिर इंडियन रुपी के अंदर दे देंगे। हम बोलेंगे सर आप भारतीय रुपया ले लो, और उनको बोलेंगे काम करो सर आप अपनी रशियन करेंसी दो, क्यों हम डॉलर के अंदर ट्रेड करें। क्या बोलेंगे हम उसको, आपका रशिया और आपका भारत, इन दोनों ने आपस में व्यापार किया। अब ये जब आप व्यापार कर रहे हैं, हमने रशिया से क्या लिया, कच्चा तेल, और भारत ने रशिया क्या दिया, इंजीनियरिंग गुड्स। या हैंडीक्राफ्ट दे दिया मान लो, ठीक है सर दे दिया। अब ये जब आप उसको चीजें दे रहे हो तो पैसे देने पड़ेंगे। जब रशिया ने आपको कच्चा तेल दिया तो आपने रशिया को पैसे क्या दिए, रुपए में, इंडियन करेंसी। और जब भारत ने उनको इंजीनियरिंग गुड्स बेचा तो रशिया हमको क्या देगा, रशिया की करेंसी रुपए। डन। तो ये जो आदान प्रदान हुआ आपस में, इन दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया, इसको हम क्या बोलते हैं, स्वैप। एक तरह का करेंसी का आदान प्रदान हो गया ये स्वैप। सेम इसी प्रकार कमोडिटी वगैरह बहुत सारी चीजें होती है तो स्वैप। ठीक है सर। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन समझने से पहले क्या समझना पड़ेगा, फ्यूचर, और फ्यूचर समझने से पहले क्या समझना पड़ेगा आपको, फॉरवर्ड। क्या समझना पड़ेगा, फॉरवर्ड। क्या है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड समझ लो आप। फॉरवर्ड समझ के सारा खेल समझ आ गया। फॉरवर्ड क्या है, मान लो एक किसान है, कौन है, एक किसान है, और ये किसान गेहूं पैदा करता है। इस बार इस किसान ने जब गेहूं पैदा किए तो उसकी जो खर्चा लगा, वो सारे के सारे खर्चे कितने लगे, मान लो 2000 रुपये एक क्विंटल के ऊपर। एक क्विंटल में 100 केजी होते हैं, यानी कि एक क्विंटल के ऊपर इस किसान को 2000 रुपये का खर्चा है गेहूं के करने। फिर उसने देखा कि यार और ही बहुत सारे खर्चे थे, लेबर का खर्चा, ये करके देखा, बोला नहीं यार 2000 में काम नहीं चल रहा, मेरे मिनिमम जो खर्चा आया वो कितना आया, 2500 रुपये। यानी कि ये किसान किसी भी सूरत पे इस गेहूं को 2500 रुपए से नीचे नहीं बेच सकता, ये इसकी मिनिमम कॉस्ट हो गई, इसके नीचे नहीं बेच सकता। क्लियर है, क्यों भाई, उतना पैसा लग गया, इससे बढ़िया मेरे घर में पड़े रहे, समझ के, बाकी तो नुकसान होगा। एक व्यापारी है सर, कंपनी मान लो मैरिको लिख दी मैंने, मैरिको का नाम सुना ही होगा, बहुत सारे बिस्किट के प्रोडक्ट बनते हैं, और मैरिको नहीं तो आप पार्ले जी याद, पार्ले जी कंपनी है, बिस्किट आता है पार्ले जी। अब पार्ले जी कंपनी का जो ओनर है या व्यापारी है, इस बिजनेसमैन ने देखा कि मुझे बिस्किट बनाने के लिए क्या चाहिए, गेहूं चाहिए, और मैं ये जो गेहूं है वो किसी भी सूरत में 3500 रुपए प्रति क्विंटल से ऊपर नहीं खरीद सकता। मेरी बात ध्यान से, ये 3500 रुपए से ऊपर नहीं दे सकता, इससे ऊपर नहीं खरीद सकता। अब इस किसान की मजबूरी है कि वो 2500 के नीचे नहीं बेच सकता, और इस व्यापारी की मजबूरी है कि वो 3500 से ऊपर नहीं खरीद, दोनों की मजबूरियां। लेकिन ना इसके चाहने से और ना इसके चाहने से शेयर मार्केट में ट्रेड होने वाला है, या फिर आम बाजार के अंदर भी ट्रेड नहीं होगा। ट्रेड का मतलब क्या होता है, खरीदना बेचना, क्योंकि बाजार के अंदर महंगाई, बहुत सारी चीजें होती है। मान लो बहुत सारी बारिश होगी तो बहुत सारे गेहूं खराब हो जाएंगे, तो गेहूं की प्राइस बढ़ सकती है, तो मांग ज्यादा है, माल कम है। और मान लो कि अभी गेहूं की कटाई हुई है और बहुत सारा माल पड़ा है, और उसी वक्त बारिश हो गई, तो किसान कहेंगे फटाफट बेच देता है, गेहूं की प्राइस गिर भी सकता है। दोनों कंडीशन, मार्केट के अंदर बिस्किट की डिमांड बढ़ गई तो हो सकता है रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ जाए, भाई आपके पास है ही नहीं अवेलेबल तब। अब इन सारी अनिश्चितताओं से बाहर निकलने के लिए इन दोनों ने तय किया कि हम दोनों की एग्रीमेंट कर देते हैं। क्या एग्रीमेंट किया इन्होंने, इस किसान ने और इस आपकी पार्ले जी कंपनी या मैरिको कंपनी ने एग्रीमेंट किया। और क्या किया एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट के तहत इन्होंने डिसाइड किया कि हम एक काम करेंगे। क्या काम करेंगे, बोला हम एक काम करते हैं, मान लो आज तारीख क्या है, 22 सितंबर,
इस तारीख को इन्होंने एग्रीमेंट किया, उस दिन गेहूं के भाव क्या चल रहे थे, मान लो गेहूं के भाव चल रहे थे 2600 रुपये। किसान बोल रहा नहीं है अभी तो नहीं बेच सकता, और ये बढ़िया बोलता है, या फिर ये जो पार्ले जी का ओनर है ये बोलता है मेरे को अभी वैसे भी नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत सारे बिस्किट पड़े हैं, मुझे माल चाहिए 2 महीने बाद, यानी कि अभी क्या सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो ये बोलता है कि सर मुझे तो माल चाहिए नवंबर 2025, कितनी तारीख को, 10 तारीख। किसान बोलता है ठीक है सर माल तो मेरे पास आज है, आप बोलते हो आज नहीं चाहिए, चलो कोई बात। तो किसान बोलता है एक काम करो सर, आपको चाहिए ना तो अपन भाव तय कर लेते हैं 3000 रुपये, 3000 रुपये प्रति क्विंटल, कि सर इस तारीख को मैं आपको गेहूं 3000 में बेचूंगा, इस तारीख को आप मेरे से गेहूं 3000 में खरीदोगे। तो ये इसकी प्रॉब्लम ये थी कि 3500 से ऊपर रुपए नहीं दे सकता, लेकिन 3000 दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस किसान की प्रॉब्लम थी कि 2500 से नीचे नहीं बेच सकता, लेकिन ये 3000 में बेच सकता है। दोनों का हल हो गया मसला, और एक भविष्य की तय तारीख पर इन दोनों ने वचन बता दिखाया कि हम ये ट्रेड करेंगे। इस ट्रेड को बोलते हैं फॉरवर्ड, और ये मार्केट में चलता है, चलता आया है। वास्तविक मार्केट में ये ऐसे ही व्यापार होता है, ठीक है। अब जैसे कि आपकी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आती है, जैसे चिप्स बनाने वाली कंपनी है लेस, उसको आलू चाहिए, लेकिन उसका तो ऑर्डर फिक्स है ना भाई, सारा का सारा आलू आज तो खरीद सकते दुनिया में, तो वो एक टाइम लेता है कि भाई आप मेरे को इतनी तारीख पे आलू दोगे, आप मुझे इतनी तारीख दो। उससे कंपनी के पास रहता है ना कि मेरे पास कब माल आने वाला है, कितना आने वाला है, ताकि स्थिरता रहे अर्थव्यवस्था। दोनों एग्री हो गए, इसको हमने क्या बोलते हैं फॉरवर्ड। लेकिन यहाँ आपने देखा होगा कि इनके पूरे एग्रीमेंट के अंदर बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई संस्था नहीं है, कोई ऐसी कोई एग्रीमेंट नहीं होगा रिटर्न, मतलब इन्होंने विश्वास दिलाया एक दूसरे को, इसको बोला फॉरवर्ड। लेकिन यही काम वो तो भविष्य में रहा है, इसलिए कहाँ हो रहा है भविष्य में, इसलिए इसको फॉरवर्ड बोला, मतलब आगे। अब ये जो इन्होंने तय किया कि हम इस तारीख को इतना इतना व्यापार करेंगे, यदि इसके अंदर कोई थर्ड पार्टी आ जाए, क्या आ जाए, थर्ड पार्टी, तो वो थर्ड पार्टी कौन है, सेबी आ गया मान लो। इन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन करते हो, बेचने का और खरीदने का वादा। भाई शेयर मार्केट में जब ट्रेडिंग करते हो तो आप कहीं ना कहीं अपना सारा ऑथेंटिक की वगैरह पासवर्ड वगैरह डालते हो ना, कि हाँ साहब मैं ये भविष्य में बिजनेस करने के लिए आपसे ये करता हूँ, इतने कंपनी की स्टॉक खरीदूंगा। जब इसके अंदर कोई थर्ड पार्टी आ जाए, कॉन्ट्रैक्ट जाए, तब इस फॉरवर्ड को हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर। क्या बोलते हैं इसको, फ्यूचर। तो फ्यूचर क्या है सर, फ्यूचर देखो क्या है। मान लो मारुति कंपनी, इस मारुति कंपनी का एक शेयर है जिसका अभी भाव कितना चल रहा है, 15,000 रुपये। सामने कोई ना कोई एक इसको बेचने वाला है, और इधर कौन है, खरीदने वाला, दो कस्टमर। अब खरीदने वाले को लगता है कि इसके भाव हैं वो आगे जाके कम होंगे, तो वो ऐसा सोचता है, इमेजिन करता है, अनुमान लगाता है, और वो सोचता है कि अभी सितंबर चल रहा है, 26 अक्टूबर 2025 को मैं मारुति के शेयर्स खरीदूंगा, और इसको ये अनुमान लगाता है कि उस वक्त मारुति के भाव वो कितने हो जाएंगे, 14,000 रुपये। ये सब अनुमान है, लेकिन ये ऐसा सोच रहा है, उम्मीद कर। इधर बेचने वाला है, वो क्या सोच रहा है कि मैं मारुति का भाव अभी तो 15,000 है, उसे लगता है कि अभी जो माल मैं बेचूंगा मैं क्या कम करूंगा, अभी 15,000 है, 15,000 तो भाव बहुत बढ़ गए, लेकिन इसे लगता है कि मैं एक काम करूंगा, अभी कुछ माल बेच के कुछ खरीद के मैं दोबारा से 26 अक्टूबर को माल बेचूंगा, और कोई एक भाव इसने मन में सोच लिया। हम इसी का उदाहरण ले लेते हैं ना, इसने इस भाव पे खरीदने के लिए ये तैयार है, इधर से भी कोई होगा जो बेचने के लिए तैयार है, ठीक है, डन, दोनों तैयार होंगे मान लो, इसको हम एग्रीमेंट बोल देंगे कि खरीदने वाला तैयार है, बेचने वाला तैयार है, तारीख तय है, सब कुछ तय है। इस तारीख को इन दोनों के बीच में व्यापार हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर। ये तो अभी आपने पढ़ा, क्योंकि ये कहाँ हो रहा है, स्टॉक मार्केट में हो रहा है, तभी तो हमने स्टॉक की बात करी, आप शेयर खरीद रहे हो, बेच रहे हो, ये फ्यूचर हो गया। अब अचानक से क्या हुआ, भाव गिर गए, मारुति का स्टॉक 15,000 में था, बात वादा करा था 14,000 का, और अचानक से इसके भाव कितने गिर गए, 12,000 हो गए। कब हो गए, ये अक्टूबर की बात है, मान लो अभी सितंबर के अंदर ही 5-7 दिन के अंदर 12,000 हो गए। तो अब इसने वादा किया था कि मैं 14,000 में खरीदूंगा, लेकिन जैसे ही भाव गिरे इसको टेंशन हो गई, इसने बोला मैं तो काम करता हूँ अभी खरीद लेता हूँ, क्यों बाद में नुकसान उठाऊं। अगर इसके पास फ्यूचर है तब तो ये कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यदि इस फ्यूचर के साथ उसने क्या ऑप्शन एक्सरसाइज कर, क्या कर रखा है, ऑप्शन ले रखा है, क्या खरीद रखा है, ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि मैं मारुति का शेयर
26 अक्टूबर 2025 को 14,000 के भाव पे खरीदूंगा और मैंने क्या ले रखा, मान लो ऑप्शन। इसका मतलब मेरे पास ऑप्शन है, एडिशनल ऑफर है कि मैं 26 तारीख से पहले भी इसको बेच सकता हूं। ठीक है, नहीं मतलब खरीद सकता हूं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कॉल ऑप्शन। वादा किया था कि सर मैं मारुति का शेयर कर दूंगा, कब खरीदूंगा सर, 26 अक्टूबर को। कितने भाव में, 14,000 के। जब देखा कि भाव 15,000 से 12,000 गिर गए, इसको तो खरीदना ही है, तो ये बोलता है कि यार मैं पहले ही खरीद लेता हूं, उस कंडीशन में इसको बोलते हैं ऑप्शन। यदि आपने फ्यूचर ले रखा होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अपनी इस तय सीमा के ऊपर ही काम करना है। क्यों, क्योंकि सेबी है पीछे, उसके रेगुलेशन है, रूल्स है, भाई आपने वादा किया था। लेकिन यदि आपने ऑप्शंस ले रखा होगा इसका पूरे काम के लिए, तो आप इसको 26 तारीख से पहले भी खरीद सकते हो, उसको बोलते हैं कॉल ऑप्शन। यहाँ पे बेचने वाला इंसान भी है, इसने वादा किया था कि मैं 14,000 में बेचूंगा, और इसने यहाँ पे देखा कि भाव गिर रहे हैं, तो बोला यार मेरे को नुकसान हो रहा है, मैं अभी बेचता हूँ, कम से कम ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा। तो यदि वो उसने ऑप्शन ले रखा बेचने वाले में, तो उसको हम बोलते हैं पुट ऑप्शन, यानी कि तय तारीख से पहले ही आपने माल को बेच दिया, ये होता है ऑप्शन। अब आते हैं अपने नोट्स के ऊपर, वहां क्या बात हुई सर, पीपीटी क्या बोल रही सर, फॉरवर्ड दो पक्षों के बीच में निजी अनुबंध है, भविष्य की एक तय तारीख पर सेटलमेंट होता है, कीमत आज तय होती है और डिलीवरी भविष्य में होता है। बिल्कुल एक्जैक्टली हमने यही बात की, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, छोड़िए। ओटीसी काउंटर। नेक्स्ट है फ्यूचर। फ्यूचर फॉरवर्ड के जैसा ही होता है, मतलब सब कुछ सेम है, लेकिन ये स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज पे होती है, कीमत और तारीख पहले से तय होती है, सब कुछ सेम है, लेकिन इसके अंदर क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गया। क्या ऐड हो गया, एक तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गया और एक ये स्टॉक एक्सचेंज पे डन। फिर आया सर ऑप्शंस। ऑप्शन क्या होता है, इसके अंदर ये भी सेम फ्यूचर की तरह होता है, लेकिन खरीदार को अधिकार मिलता है कि उसको अधिकार है, लेकिन कोई बाध्य नहीं कर सकता, यानी कि वो पहले भी बेच सकता है। अगर वो कॉल ऑप्शन लेता है तो भविष्य में या उससे पहले की तय तारीख पर वो खरीद लेगा, और यदि पुट ऑप्शन लेता है तो भविष्य में या उससे पहले वो तय कीमत पर बेचने का अधिकार है। ये हो गया ऑप्शन। और स्वैप आपने पहले ही पढ़ लिया था, स्वैप पढ़ लिया था। तो बेसिकली ये है डेरिवेटिव, 4 प्रकार के। कौन से थे आपने नाम देख ली, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप। ये मेन जो चीज है जो जनरली थोड़ा सा लोगों को समझ में नहीं आती, जिसकी प्रॉब्लम होती है, उसको मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। डन, आई होप आपको बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। यही मेन कहानी है स्टॉक मार्केट की और डेरिवेटिव की, जहां लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो। इसके अलावा सर, इसके अलावा कुछ टर्म्स है जो एग्जाम में पूछी जाती है। वो टर्म आपको कोई पूछी जा सकती है कि सर वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है, एंजल इन्वेस्टर क्या है, इंडिया विक्स क्या है, या फिर शॉर्ट सेलिंग क्या है। उनकी एक अलग से लेंगे, जो करंट में न्यूज चल रही होगी ना, उनको पकड़ के एक अलग से मैं क्लास कराऊंगा, जिसके अंदर वो टर्म लिखी होगी, उसका मीनिंग क्या होता है, आर्बिट्राज क्या है, ये बहुत सारी बातें होती है, उसको हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी क्लास थी, जिसका ओरिएंटेशन आपने देख लिया, शेयर मार्केट के बारे में अध्ययन किया था। इस क्लास से पहले पिछली वाली क्लास जरूर देखना, ताकि आपको समझ में आ जाए, और जल्दी से अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करो, रिवीजन करो, जो चीज़ें देख रखी है उसको रिवाइज करो। इससे क्या होगा कि देखो अभी आपके पास टाइम है तैयारी करने का, इकोनॉमिक्स को बाद में हड़बड़ी में नहीं कर पाते, तो ये एक एडवांटेज है। आरएस की वैकेंसी की भी चर्चाएं जोर शोर से चल रही है, उसके ऊपर भी अपना ध्यान। बेस्ट विशेष हमारी तरफ से, थैंक यू सो मच, वी विल मीट अगेन टुमारो। जय हिंद।